दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंडर में बेस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए प्रोबेबिलिटी के, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, सब कुछ डिस्कस कर लिए। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर ट्राई करिएगा सीक्वेंस में देखें तो ज़्यादा बेटर तरीके से वो आपको समझ में आएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को, बेस थ्योरम को। अब देखिए, आप बेस थ्योरम को समझे उसके पहले आपके लिए एक लॉ को समझ लेना ज़रूरी है, जो कि होता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है और बेस थ्योरम क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास में एक बैग है, उस बैग के अंदर में 6 वाइट बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। 6 वाइट और 4 ब्लैक बॉल हैं। अब आपने इस बैग में से एक बॉल को निकाला। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस बॉल को जो आपने निकाला है उसके वाइट होने के क्या चांसेस या वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको पता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज इक्वल्स टू, अब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल इवेंट। तो आपने ये देखा कि टोटल आपके पास में 6 वाइट बॉल थी, तो 6 ऊपर आ गया और डिवाइड में टोटल आपके पास में कितनी बॉल है इस बैग के अंदर, 10 हैं। तो आपने कहा कि डिवाइड होगा 10 से, यानी कि जो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 0.6। तो यहाँ पर तो देखिए एक इवेंट था हमारे पास में, एक बैग था, हम लोगों ने सीधे उसमें से निकाल करके बता दिया, तो हमको डायरेक्टली पता चल गया कि वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो एकदम सिंपल केस हो गया। लेकिन यहीं पर मान लीजिए आपके पास में 2 बैग हैं, इस बैग के अंदर में वही 6 वाइट और 4 ब्लैक बॉल है, इसके अंदर में 4 वाइट और 6 ब्लैक बॉल है। अब आपने इन दोनों बैग में से किसी एक बैग में से एक बॉल को निकाला। आप इस बैग में से भी निकाल सकते हैं या फिर आप इस बैग में से भी निकाल सकते हैं। तो आपने इन दोनों बैग में से किसी एक बैग को चूज करके उसमें से बॉल को निकाला। अब जो बॉल आपने निकाली है, अगर मैं पूछता हूं आपसे कि अब उस बॉल के वाइट आने के क्या चांसेस हैं, अब आपको मुझे बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। तो आप डायरेक्टली मुझे ये नहीं बता सकते कि इसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे ऊपर आपने 0.6 निकाल दिया था 6/10 करके, क्योंकि आपके पास में एक ही बैग था। तो इस बार आपके पास में देखिए तो अलग अलग बैग हैं। आप इस बैग को भी चूज कर सकते हो और आप इस बैग को भी चूज कर सकते हो। अगर आप इस बैग को चूज करते हैं तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी, इस बैग को चूज करते हो तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी, और साथ में इन दोनों बैग को चूज करने की भी प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस हमारे लिए होता है। तो उस केस में जब हमारे पास में मल्टीपल इवेंट्स हो जाते हैं तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग उसमें यूज करते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो एक डायग्राम इसमें बनता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट 1, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट 2। अब इवेंट 1 से भी हमारी प्रोबेबिलिटी निकल सकती है वाइट की और इवेंट 2 से भी निकल सकती है। तो हमको चाहिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। ठीक है, हमको चाहिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। तो अगर आपको याद हो, मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग एक चीज़ लिखते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इस तरीके से करके लिखते थे। तो ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, डिपेंडेंट इवेंट अगर होते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर ही कंडीशनल हम लोगों की लगती थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, इस तरीके से उसको लिखते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वहां पर होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है। अब उसके बाद क्योंकि बी की उस पर डिपेंड कर रही है तो हम लोग लिखते थे b/a करके। तो ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हेन a हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी हो चाहे बेस थ्योरम हो, इसमें भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि देखिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी वाइट आने की क्या है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइट आने की तब आपकी किस पे डिपेंड होगी, आपके इन दोनों बैग पे ही तो डिपेंड होगी। मतलब इवेंट 1, अगर हम लोग इसको इवेंट 1 बोलते हैं इस बैग को, और बैग 2 को हम लोग अगर इवेंट 2 बोल रहे हैं, तो इवेंट 1 और इवेंट 2 इन दोनों पे इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही कि नहीं कर रही वाइट की। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 की, और एक आप लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 की। अब आपने देखिए ये दोनों जो बैग हैं, आप जब बॉल निकाल रहे होंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप इन दोनों बैग को चूज करेंगे।
अब इन दोनों बैग को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में, क्योंकि 2 बैग्स हैं तो आपके पास में बैग को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, क्योंकि 2 बैग्स हैं तो 1/2। आप दोनों में से एक ही बैग को तो चूज़ करेंगे। तो आपने बैग को चूज़ कर लिया, ठीक है, आपने इस बैग को मान लीजिए अगर चूज़ किया है, तो अब इस बैग को चूज़ करने के बाद क्योंकि प्रोबेबिलिटी ई की इवेंट 1 की हो चुकी है, तो अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट की, तो वो इस तरीके से आप लिखेंगे वाइट बाई इवेंट 1। प्रोबेबिलिटी देखिए इसका क्या मतलब निकल रहा है, प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 की, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसका मतलब है कि इवेंट 1 हो चुका, आपने बैग 1 को चूज़ कर लिया। अब बैग 1 को चूज़ करने के बाद मतलब आपने ये चूज़ कर लिया है, अब इसको चूज़ करने के बाद आपको इसको चूज़ करना है। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपने इवेंट 1 को चूज़ कर लिया, अब इवेंट 1 हो चुका है, इवेंट 1 के होने के बाद वाइट की मतलब इस दूसरे इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे वाइट स्लैश इवन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन इवेंट 1 मतलब बैग 1 हैज ऑलरेडी चोजन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख देंगे 6 वाइट क्योंकि आपके पास में है और टोटल आपके पास में 10 बॉल थी, तो ये हो जाएगा 6/10, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी सेम ये चीज़ करेंगे क्योंकि इवेंट 2 हमारा हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन इवेंट 2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास में 4 वाइट बॉल थी, तो 4 वाइट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि 10। तो ये हो गया हमारा एक डायग्राम तैयार। अब देखिए इसमें क्या आपको करना है, यहाँ पर आपको चाहिए अल्टीमेटली वाइट की प्रोबेबिलिटी, आपको चाहिए अल्टीमेटली वाइट की प्रोबेबिलिटी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वाइट की प्रोबेबिलिटी आपकी कैसे निकलेगी, इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अभी आगे स्टेटमेंट के फॉर्म में भी मैंने लिखा हुआ है, तो देखिए ये हो जाएगी वाइट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है ना यहाँ पे, ये देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन इवेंट 1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। उसके बाद या तो ये देखिए या तो इस वाला इवेंट होगा या तो ये वाला इवेंट होगा या फिर तो एडिशन थ्योरम भी लग रही है। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आपकी एडिशन थ्योरम भी लग रही है, आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लग रही है और आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी लग रही है। तो इसको एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो रफ में उसमें कि इसीलिए हम लोग उसको टोटल प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सारी थ्योरम एक साथ अप्लाई हो जा रही है। तो आपने कंडीशनल भी लगा दी, मल्टीप्लिकेशन आपकी ये लग गई, उसके बाद अब या तो ये इवेंट होगा या फिर आपका हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, आपने इवेंट 2 को हो सकता है चूज किया हो यानी कि बैग 2 को चूज किया हो, मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन इवेंट 2 हैज ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये क्यों ज़रूरी है, अभी जब आप बेस थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ये चीज़ आपको बता रहा हूँ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब हम लोग इसको देख लेते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है लेट इवेंट्स E1 E2 एंड E3 E4 करते करते En तक फॉर्म द पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस S। तो आपका एक सैम्पल स्पेस था, ये आपका सपोज अगर एक सैम्पल स्पेस है तो ये सैम्पल स्पेस कुछ पार्टीशन से बटा हुआ है, एक आपका सपोज E1 हो गया, एक आपका E2 हो गया, एक आपका E3 हो गया, इसी तरीके से कई इवेंट्स में आपका ये सैम्पल स्पेस बटा हुआ है। वेयर ऑल द इवेंट्स हैव अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, हर एक इवेंट की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है, मतलब वहाँ पर कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं है जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो, सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन जीरो होगी। फॉर इन इवेंट ए, अब इन इवेंट्स में से एक इवेंट निकल करके आता है इवेंट ए एसोसिएटेड विद एस मतलब सैम्पल स्पेस अकॉर्डिंग टू द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले E1 E2 E3 हो रहे हैं, उसके बाद फिर इन्हीं से एक इवेंट निकल कर कह रहा है ए। जैसे हम लोगों ने अभी बैग का एग्जांपल लिया था, 2 बैग्स थे, तो ये हमारा E1 था, ये हमारा E2 था, इन दोनों में से एक इवेंट और निकल कर के आ रहा था, वो था ए इवेंट, ठीक है, सब इवेंट आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। उसके बाद ये तो आपका एक हो गया, उसके बाद दूसरा या फिर ये होगा या फिर आप इवेंट 2 को चूज करोगे तो आपकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसी तरीके से करते करते जितने भी इवेंट आपके पास में होंगे आप उनको मल्टीप्लाई करोगे और साथ में उनको अलग अलग इवेंट्स को ऐड करते जाओगे, मतलब ये इवेंट होगा उसके बाद फिर आप इसको ऐड करोगे, फिर उसके बाद और इवेंट ऐड होंगे, तो करते करते वो आपके इवेंट ऐड होते जाएंगे। तो ये होती है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसी में अब देखिए हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहीं पर मैं आपको उसका ही बता दे रहा हूँ कि बेस थ्योरम क्या होती है। देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से,
हम लोगों ने लिया था यहाँ पर 6 वाइट और 4 ब्लैक। उसके बाद हम लोगों ने लिया था यहाँ पर 4 वाइट और 6 ब्लैक बॉल। अब मैंने आपसे यहाँ पर पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट आपसे मैंने पूछी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट पूछी थी मैंने आपसे। तो आपने कहा कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता, तो आपने सिंपली उसको फॉर्मूला अप्लाई करके वो सारा सिंपली उसमें निकाल दिया। अब देखिए बेस थ्योरम क्या होती है, बेस थ्योरम को उनको इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी में तो हम लोगों ने सिंपली इसका क्या किया, वाइट की प्रोबेबिलिटी निकाली, क्योंकि एक सीक्वेंस में चला था। पहले हम लोगों ने बैक को चूज किया, बैक को चूज करने के बाद फिर हम लोगों ने उसमें से बॉल निकाली और फिर हमने बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दी। इन्वर्स प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम में क्या होता है कि आप इस बॉल को निकाल चुके हो। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से देगा कि हमने जो बैग चूज किए थे उन बैग में से हमने एक बॉल निकाला और वो बॉल जो थी वो वाइट थी। अब आपको ये बताना है कि वो जो वाइट बॉल निकली है वो इस बैग से निकली है या फिर इस बैग से निकली, तो कौन से बैग से वो बॉल बाहर निकली है, तो ये आपको बताना है। तो इन्वर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है, मतलब जो बॉल आपने निकाली वो वाइट आ चुकी है। अब वो जो वाइट बॉल आई है उस वाइट बॉल के आने का रीज़न क्या है, क्या वो बैग 1 से निकली है या फिर वो बैग 2 से निकली है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम या फिर इन्वर्स प्रोबेबिलिटी। तो अभी आगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर अब और ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, चलते हम लोग बेस थ्योरम पे। अब बेस थ्योरम में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑल्सो नोन एज बेस रूल इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज टू डिटरमाइन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। क्योंकि कंडीशन लग रही है, एक आप इवेंट को चूज करो, उस इवेंट को चूज करने के बाद फिर आप उसी इवेंट पे बेसिस पे दूसरे इवेंट को चूज कर रहे हो। Essentially, the Bayes theorem describes the probability of an event based on the prior knowledge of the conditions that might be relevant to the event। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक इवेंट को ले रहे हैं, एक रीजन ले रहे हैं उसके अकरेंस का, दूसरे इवेंट के अकरेंस का रीजन ले रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रायर नॉलेज पे बेस्ड होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला था, थ्योरम इज नेम्ड आफ्टर इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन थॉमस बेस। इन्होंने इस थ्योरम को दिया था, हु डिस्कवर्ड द फॉर्मूला इन 1763। तो 1763 में थॉमस बेस करके एक स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर बेस थ्योरम को मतलब डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम से भी फेमस है, बेस थ्योरम के नाम से। और नेक्स्ट इसमें बोला, इट इज यूज्ड इन वेरियस डिसिप्लिन्स विद मेडिसिन, फार्माकोलॉजी एज मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल्स अगर इसके देखें। इन एडिशन द थ्योरम इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फाइनेंस। अब देखिए क्या होता है कि कई बार कोई डिजीज, जैसे अगर मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन में भी क्या होता है कि यहाँ पर 2 आपके डोज हैं, एक मान लीजिए एक ड्रग 1 है और एक आपका ड्रग 2 है। इन दोनों से कोई बीमारी जो है वो क्योर की जा रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एक डिजीज़ है, इसको क्योर किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये तो हमें पता है कि ये डिजीज़ क्योर हो गई, तो अब ये पता लगाना होगा कि ये डिजीज़ ड्रग 1 की वजह से क्योर हुई या फिर ये डिजीज़ ड्रग 2 की वजह से क्योर हुई है। तो इस चीज़ का यूज़ हम लोग करते हैं बेस थ्योरम का इन मेडिसिन या फिर फार्माकोलॉजी, इस तरीके के डिसिप्लिन्स में। फाइनेंस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्टॉक ट्रेडिंग और शेयर्स के उसमें, कि अगर मान लीजिए कंपनी ए है और या फिर कंपनी ए में 2 तरीके के रीज़न है, एक उनका रीज़न 1 हो गया कोई भी, एक उनका रीज़न 2 हो गया। अब उनके शेयर का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ किया है, तो शेयर का प्राइस उनका जो इंक्रीज़ किया है वो रीज़न 1 की वजह से किया है या फिर रीज़न 2 की वजह से किया है। तो इसको इस केस में भी हम लोग बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया कि हम लोग बेस थ्योरम का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और किसने इस थ्योरम को दिया था। अब हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, इफ़ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, अगर एक इवेंट है उसके अकरेंस का जो रीज़न है कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरियस बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रीजन्स, देन द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस ड्यू टू अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड इनवर्स प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग उसी अपने टोटल प्रोबेबिलिटी वाले उस पर स्टेटमेंट पे जा रहे हैं जो एग्जांपल हम लोगों ने उठाया था। इफ़ एन इवेंट ए, एक हम लोगों ने इवेंट लिया था ए, अगर आपको याद होगी, कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी वन रीजन आउट ऑफ द 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रीजन्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मैंने आपको कई बार मीनिंग बताया है, इसका मतलब है कि वो रीजन्स अलग अलग हैं, या तो एक रीजन होगा या फिर दूसरा रीजन होगा, वो दोनों रीजन साथ में नहीं हो सकते। जैसे अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो या तो आपको हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, दोनों चीज़ें एक साथ में नहीं मिल सकती, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रीजन्स। तो यहां पर था, इन अदर वर्ड्स, इफ एन इवेंट ए कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी वन रीजन आउट ऑफ द 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रीजन्स, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दीज रीजन्स आर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था ना बैग का, 2 बैग थे हमारे पास में, तो यहाँ सपोज आपके पास में 3 बैग हैं, E1, E2, E3, तो ये कितने भी हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल में यहाँ पे 3 लिया हुआ है ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि बुक्स में क्या होता है कि EN और EI ये सब करके लिया होता है,
तो वो हम लोगों को थोड़ी इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है समझने में। तो इसलिए मैंने एक सिंपल एक एग्जाम्पल लिया है 3 तक का, इससे ज़्यादा वैसे आपको देखने को भी नहीं मिलेगा जल्दी एग्जाम में। तो 3 इवेंट्स है हमारे पास में, इनकी प्रोबेबिलिटी हमने देखी तो ये हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए बाय ईच ऑफ दीज रीजंस। अब इन तीनों में से एक इवेंट निकल करके आ रहा है इवेंट ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है ए, ठीक है। हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए बाय ईच ऑफ दीज रीजंस। अब हमको देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमको पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब इनवर्स प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे बेस थ्योरम की, तो यहाँ पर हमको ये पता है कि ए हमारा निकल चुका है। अब हमको फाइंड करना है ए जो निकला है वो किस रीजन की वजह से निकला है। ए इसकी E1 की वजह से निकला है, E2 की वजह से निकला है, या फिर E3 की वजह से निकला है। तो उसका मतलब होगा यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी बाय ईच ऑफ दीज रीजन या बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज ऑलरेडी अकर्ड। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए ड्यू टू सेकेंड रीजन। अब आपको देखिए बुक्स में दिया रहेगा तो n रीजन या फिर कोई भी फलाना ढिमाका रीजन वो करके mth रीजन करके दे देंगे। यहाँ पर मैंने सिंपली आपको बताया कि सेकेंड रीजन के होने की वजह से, मतलब जो हम लोगों ने E1, E2 और E3 ये 3 इवेंट्स थे हमारे पास में, इनमें से एक इवेंट हमारा हुआ था ए। अब यहाँ पर मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो इवेंट ए हुआ है ये इसके वजह से हुआ है, इवेंट 2 की वजह से हुआ है, इसके कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये जब आप स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर इसको फॉर्मूले में फ्रेम करेंगे तो वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। वहाँ पर आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए, मतलब ए हो चुका है आपका, अब ए आपके E2 की वजह से हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे हम लोगों ने ये लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड या E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में हम लोग इस तरीके से स्लैश करके लिखते हैं, इसका मतलब होता है E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। अब यहाँ पर इन्वर्स में क्या हो रहा है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो आपका इवेंट ए हो चुका है, इवेंट ए के बाद इवेंट ए जो है आपका वो E2 की वजह से हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो ये होता है बेस थ्योरम, और इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में जब आप फॉर्मूले में फ्रेम कर रहे हैं तो ये आपका बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, और होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आपका क्या हुआ, ये देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आपको याद होगा अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली आप उसको बता दोगे। जो अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोगों ने निकाली थी। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है फॉर्मूले का वो यही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू, अब E1 भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन जो भी पूछें, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, और होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा और एक्सपेंड करें तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले को जो अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने एग्जांपल देखा था उसी एग्जांपल के फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोगों ने क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, और यहाँ पर प्लस होगा आपका, ठीक है, ये प्लस यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इसके आगे भी कंटिन्यू होता जाएगा अगर आपको इवेंट्स दिए रहे तो जो मोटा मोटा जो फॉर्मूला आपका एक्सपैंड होने के बाद बनेगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो ऊपर वाला ऐसे ही आप छोड़ दीजिए ये वाला पोर्शन, डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह ये जो पूरा हम लोगों ने लिखा है ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो क्वेश्चन एक हम लोग ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, देयर आर 2 बैग्स नेमली बैग 1 एंड बैग 2 कंटेनिंग ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स। 2 बैग है हमारे पास में, ये 2 बैग्स हो गए हमारे पास में, ठीक है। इसका नाम हमने दिया था बैग 1 और इसका नाम हमने दिया था बैग 2। इनके अंदर ब्लैक और वाइट बॉल्स हैं। बैग 1 के अंदर 3 वाइट और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। इसी तरीके से बैग 2 के अंदर कितनी बॉल्स हैं, बैग 2 के अंदर 5 वाइट, बैग 2 के अंदर है 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक। इसके बाद बोला बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ दीज बैग्स एंड इट वाज वाइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1।
अब देखिए कैसे आपको लेकर के चलना है। आप सबसे पहले आपको इस तरीके के एक डायग्राम को आप चाहें तो ड्रॉ कर लें, नहीं तो आप ओरली भी इसको कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हमसे क्या बोला है, हमने जो बॉल निकाली। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, जो बॉल आपने निकाली है वो बॉल आपकी वाइट आ चुकी है। अब ये वाइट बॉल आने के बाद ये जो वाइट आई है ये किस रीज़न की वजह से आई है, तो आपका पूछा है कि ये बैग 1 से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए क्या हम लोगों ने किया, सबसे पहले बैग 1 बैग 2 हो गया, उसके बाद फिर हम लोगों को अब ये जो आप इन्वर्स प्रोबेबिलिटी का ये लिखेंगे, मेन आपको इसी को फाइंड करना है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जो भी बॉल आपकी निकल चुकी है आप उसको इस साइड लिखेंगे, और जिस रीज़न की वजह से हो रहा है वो रीज़न जो पूछा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग 1, तो ये इस तरीके से फ्रेम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग 1। तो इसको यहाँ पर यही चीज़ मैंने लिखी है, तो आप इसको सही से फ्रेम करिएगा, इसमें गलत मत करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है वो फिर गलत हो जाएगा। तो ये जो है आपका लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फ्रॉम बैग 1, तो ये हो जाएगी हमारी इन्वर्स प्रोबेबिलिटी का जो हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। अब आप जब करेंगे इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा, स्टेप्स में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इन बैग्स की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो अगर आपके पास 2 बैग हैं या 2 इवेंट है तो आप लिखेंगे 1/2 1/2, 3 अगर हो जाते हैं तो 1/3 1/3 1/3, 4 हो जाते हैं 1/4 1/4 1/4 और 1/4। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 बैग है तो इसीलिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ या सेलेक्टिंग अ बैग 1, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग या चूजिंग बैग 2, तो ये भी हो जाएगी 1/2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वाइट बॉल या सेलेक्टिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग 1। मतलब देखिए बैग 1 आपने चूज कर, अब इस बैग से वाइट बॉल निकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी आप देखिए सबसे पहले आपने बैग को चूज किया, बैग को चूज करने का आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इज इक्वल्स टू 1/2। अब बैग 1 आपने चूज कर लिया है, तो बैग 1 चूज करने के बाद उसमें से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें वाइट बॉल देखिए कितनी है, 3 इसमें वाइट बॉल है, टोटल बॉल आपके पास में 10 है, तो ये हो जाएगा 3/10। उसी तरीके से अब आपने देखिए बैग 2 अगर चूज किया होता तो बैग 2 चूज करने के बाद आपको बताना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन बैग 2 हैज चोजन। तो बैग 2 आपने चूज कर लिया, उसके बाद वाइट आने की प्रोबेबिलिटी है। अब आप इसको सिंपली अगर सॉल्व करते तो हो जाता टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पर हमको क्या बताना है, इन सबको अगर आप करेंगे तो आपको वही प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मिल जाएगी। तो हमको यहाँ पे लेकिन बताना है कि जो वाइट बॉल हमने चूज की है वो बैग 1 से करिए। तो इसको कैसे आप लेकर के सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं हम लोग, इसकी भी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं यहाँ पर देखिए वाइट कितनी है हमारे पास में, 5 वाइट है और टोटल बॉल हमारे पास में 8 है, तो 5/8 ये हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहां पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग 1 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको लिखना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बैग 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसी का ठीक रिवर्स कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पर फॉर्मूले में हम लोगों ने लिखा था, ये देखिए ये था, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में दूसरा जाएगा वो इसी का ठीक रिवर्स कर दीजिए, इसी का ठीक आपको रिवर्स कर देना है। जैसे आपने अगर यहाँ पर E2/A लिखा था तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और होल डिवाइडेड बाई जो आपके इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा देखिए B/वाइट था, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पर हम वाइट को पहले लिखेंगे और इसको B1 को इधर कर देंगे और होल डिवाइड हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है हम लोगों ने लिया था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर का न्यूमरेटर वाला पार्ट तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर वाला पार्ट आपका कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 आपका था 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई वाइट फ्रॉम बैग 1, वाइट फ्रॉम बैग 1। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10, ठीक है। तो ये हमारा निकल कर गया 3/20। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट हमको पता चल गया, डिनोमिनेटर वाले पार्ट के लिए हम लोगों को टोटल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, स्पेस की कमी है ये देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कैसे निकलेगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 मल्टीप्लाइड बाई, कुछ नहीं करना बस इसको सीक्वेंस में लेके चलते जाइए, ये मल्टीप्लाइड बाई ये और फिर उसके बाद प्लस ये मल्टीप्लाइड बाई
ये वाला पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फ्रॉम बैग 1, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फ्रॉम बैग 2। सिंपल सा था एकदम। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मल्टीप्लाई प्लस ये जो दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पर ये वाला पार्ट ये प्लस में चला जाएगा इसके बाद। तो अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/10, तो ये हो जाएगा 3/10। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/8, तो ये होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/8। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3/20 और प्लस ये हो जाएगा 5/8 to 16, तो ये हो जाएगा 16। अब 3/20 और प्लस 5/16, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3/20 और प्लस 5/16। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये ऊपर 3/20 इसको रहने दीजिए, और नीचे अगर आप इसका 20 और 16 का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो इसको अगर हम लोग 160 कर दें नीचे तो भी हो जाएगा 160। अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 28, तो 8 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं 20 को तो 8 3 24, तो ये हो जाएगा 24 और प्लस 16 × 10, तो 16 × 10 अगर आप करेंगे तो यानी कि ये भी हो जाएगा 50। अब इसको आप सॉल्व कर लिए तो यहाँ पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये हो जाएगा 2 8, ठीक है। तो ये ऊपर आपका हो जाएगा 3 और 8 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 5 और प्लस 24, 50 और 24, तो ये हो जाएगा 74। तो 74 इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैंसिल जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 या 2 4 8 और 2 3 6 और 2 7 14, तो 4 3 12, तो ऊपर हो जाएगा आपका 12 और नीचे आ जाएगा 37। तो 12/37 हम लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकल कर के आएगी। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग 1। तो ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। बेस थ्योरम भी हम लोगों ने देख लिया और साथ में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी देख लिया है। कोई भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।